मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया था कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में अनुबंध क्या है, उसमें बताया था पहले आदमी प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव के बाद फिर स्वीकृति। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रस्ताव बताया था। आज मैं जो भी चर्चा करूंगा वो स्वीकृति की होगी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब एक पक्ष दूसरे के सामने प्रस्ताव रखता है तो दूसरा व्यक्ति स्वीकृत के माध्यम से या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। यानी स्वीकृत का मतलब ही ये होता है, अगर वो स्वीकृत देगा, मना कर देगा, इसका मतलब स्वीकृत हुई नहीं। लेकिन यदि वो प्रस्ताव को स्वीकार करता है या उसकी शर्तों पर अपनी सहमति दे देता है तो वह स्वीकृत कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और हम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है, उसे हम मौन स्वीकृति कहते हैं। प्रस्ताव वचन तभी होता है जब व्यक्ति उस पर अपनी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे देता है। जब उसकी स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहे तो, जैसे स्वीकृत दी और उसने कह दिया लेकिन किंतु परंतु लगा दिया, शर्त लगा दी, तो वो स्वीकृति वैध नहीं होगी। ठीक है। पूर्ण और शर्त रहित स्वीकृति निम्नलिखित, आप एक चार्ट बनाएं तो उसमें निम्नलिखित रूप से दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है? एक तो यानी दो तरह से, बल्कि तीन तरह से दी जा सकती है। एक तो स्पष्ट सहमति द्वारा, हम किसी की स्वीकृत देते हैं तो स्पष्ट सहमति द्वारा देते हैं, या कोई आवश्यक कार्रवाई करके। कभी कभी क्या होता है, किसी ने किसी काम के लिए हमसे कहा, प्रस्ताव रखा ऐसा काम आप कर दो, हमने कहा कुछ नहीं, उसको स्वीकृत नहीं दी बल्कि उसका काम करने लगे, इसका मतलब यही हो गया कि हमने स्वीकृति दे दी। जब तीसरी स्थिति क्या है, कोई दिए जाने वाले लाभ और सेवाओं को स्वीकार करके भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो ये कहा जाता है कि वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है, यानी प्रॉमिस कहलाता है। अब किसी प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए स्वीकृति उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों द्वारा दी जानी चाहिए जिनके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए स्वीकृति को अनुबंध की आत्मा कहा जाता है, अनुबंध का सार कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि स्वीकृति तो हमने समझ ली क्या है, लेकिन एक वैध स्वीकृति के लक्षण क्या हैं? क्वेश्चन आया करता है कि स्वीकृति के, वैध स्वीकृति के लक्षण बताइए। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब जब लक्षण, आवश्यक लक्षण की बात होती है तो इसमें कई लक्षण होते हैं। जैसे विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति के सामने, उसी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया हो। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव रखा हमने एक्स के सामने, जवाब दे रहा है वाई, स्वीकृत वाई दे रहा है, तो ये स्वीकृति मान्य नहीं होगी। स्वीकृति वही होगी जो जिसके सामने हम प्रस्ताव रखें वही व्यक्ति अपनी स्वीकृति दे। हम आपको एक उदाहरण के लिए बता दें कि मिस्टर एक्स एक घोड़े को
₹500 में बेचने का प्रस्ताव खा के समक्ष रखता है और खा के साथ या गा के साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, यानी खा के साथ गा नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो खा तो अपनी स्वीकृत नहीं दे रहा है एक्स को, बल्कि कौन दे रहा है? गा कह रहा है ठीक है भैया हम ले लेंगे, तो वो स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। इसके लिए स्वीकृत केवल खा को ही देनी होगी। जो व्यक्ति जिसके समक्ष हम प्रस्ताव रख रहे हैं वही व्यक्ति अपनी स्वीकृति दे। बोल्टन बनाम जॉन्स के मुकदमे में ये बात क्लियर कर दी गई है। दूसरी होती स्वीकृत प्रस्तावक को भेजी जानी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने सामने नहीं है, उसने एक पत्र द्वारा सूचना भेजी, एक प्रस्ताव भेजा कि भैया हमारा ये प्रस्ताव है, आप स्वीकार करेंगे? अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी मिस्टर एक्स ने भेजी और हम वाई के पास या जेड के पास अपनी एक्सेप्टेंस भेज दें, यानी हम स्वीकृत उसी व्यक्ति के पास भेजेंगे जो व्यक्ति हमें प्रस्ताव कर रहा है। अगर हमें प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति दूसरा है और हम दूसरे को स्वीकृति देते हैं तो ये अवैध स्वीकृति होगी। तीसरा पॉइंट, स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए, शर्त रहित होनी चाहिए। हिंदी में कहता है लेकिन, किंतु, परंतु। हिंदी में 3 शब्द ऐसे हैं कि आप कितनी बढ़िया बात कहें किसी व्यक्ति से, हर बात मान लें, हर कहना मान लें और बाद में कह दें लेकिन, किंतु या परंतु। इसका मतलब आपने कोई शर्त रख दी है। तो इसलिए स्वीकृत पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहे तो कोई भी शर्त उस पर नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि स्वीकृत प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट तरीके द्वारा ही की जानी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 7 उपधारा 2 के अनुसार यदि प्रस्तावक को स्वीकृति निश्चित ढंग से चाहता है, यदि प्रस्तावक स्वीकृति किसी नियत ढंग से चाहता है तो वह स्वीकृति नियत ढंग से होनी चाहिए। यदि कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है तो सामान्य और उचित तरीके से जो वहाँ की परिस्थितियों पर को सूट करे, परिस्थितियों के अनुरूप हो, दी जा सकती है। प्रस्तावक इस आशय की सूचना प्रस्तावी को यानी स्वीकृतकर्ता को दे सकता है कि स्वीकृत लिखित दे, मौखिक दे या जो भी उचित हो। अगर वो निर्दिष्ट तरीका अपनाता है तो उसी तरीके से स्वीकृत प्रस्तावक को देनी चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। यदि प्रस्तावक कहता है कि प्रस्ताव पर स्वीकृति टेलीग्राम द्वारा या टेलीफोन द्वारा भेजो, तो हमें स्वीकृत टेलीफोन द्वारा भेज देनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा नहीं अपनी स्वीकृत लिखित भेजो, तो हमें स्वीकृत लिखित भेजनी चाहिए। अब अगला पॉइंट, अगला लक्षण क्या होता है कि मौन स्वीकृत का तरीका नहीं बन सकता। स्वीकर्ता के मौन प्रस्ताव की स्वीकृत नहीं माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है, 2 तरीके हैं। जैसे अभी हमने पहले कहा था कि अगर प्रस्ताव रखा और वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो हम उसे मान लेते हैं कि इसने मौन स्वीकृति दी थी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्वीकर्ता मौन के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं भी माना जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रस्तावक की अस्वीकृत की सूचना देने की जिम्मेदारी का भार जो है वो किसको दिया जाता है? भार स्वीकर्ता पर रहता है। अतः स्वीकृत के लिए आवश्यक हो कि उसकी पुष्टि शब्दों द्वारा या आचरण के द्वारा पूरी तरह से की गई हो। अगर शब्दों द्वारा नहीं की गई है, मौन स्वीकृति है, तो इसमें उसका कोई भी दायित्व नहीं रहता। किसका?
स्वीकृत देने वाले का कोई, क्योंकि वो तो मौन हो गया। कभी कभी हम लोग मौन कब और हो जाते हैं, स्वीकर्ता मौन, जब उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, दबाव होता है। कभी कभी कुछ दबंग व्यक्ति एक प्रेशर बना लेते हैं, उसके ऊपर दबाव बना लेते हैं, उसको भड़काते हैं कि भाई नहीं, तुम्हें तो ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो वो न तो स्वीकार कर पाता है और न ही वो मना कर पाता है, इसलिए उसे मौन स्वीकृत मान ली जाती है। लेकिन स्वीकृत वैध तभी मानी जाती है जब कैसा होता है, जब शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा स्वीकृत स्पष्ट और गर्भित हो सकती है। इस जो हमारी स्वीकृति है, कभी कभी तो स्पष्ट शब्दों द्वारा लिखी जाती है और कभी कभी किसी निश्चित कार्य को करने के लिए हम स्पष्ट स्वीकृति दे देते हैं, और कभी कभी हम अन्य दशाओं में अन्य आचरण से के द्वारा भी हम अपनी पुष्टि करते हैं स्वीकृत की। तो इस तरह जैसे हम यात्रा करने के लिए बस स्टैंड पर गए, बस स्टैंड पर यात्रा करने के लिए हम बस में बैठे, टिकट खरीदी, इसका मतलब हमें एक स्वीकृति मिल गई कि हम यात्रा कर सकते हैं। हमने टिकट खरीद ली, हमने प्रस्ताव किया कि भैया हमें छिबरामऊ जाना है, तो उसने छिबरामऊ जाने की हमें टिकट दे दिया और हम छिबरामऊ बस द्वारा जा रहे हैं। तो ये जो टिकट मिला है, ये हमारी एक मौन स्वीकृति है कि उसने हमें जाने के लिए अप्लाई कर दिया है। अब गर्भित स्वीकृति का सामान्य नीलामकर्ता द्वारा 1 2 3 की आवाज़ लगाना होता है, जिसके द्वारा क्रेता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अब मैं आपको बताऊं, आपने नीलामी नाम सुना होगा। नीलाम होता है माल, जो माल जब नीलाम होता है तो उसमें 3 आवाज़ें लगाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा अधिक बोली लगाई जाती है, जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसको नीलामी में वो चीज़ मिल जाती है, वो खरीद लेता है। तो जब नीलामी में बोली लगती है तो जो नीलाम करता होते हैं वो कहते हैं, जैसे मिस्टर एक्स ने लगाई 10,000 रुपये की बोली, तो वो कहेगा 10,001, 10,002, और अगर 10,003 कह दिया, यानी 3 बार बोली लगाता है। अगर 3 पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कल फिर आपको हम बताएंगे इसी में कि वैध स्वीकृति के और लक्षण क्या क्या होते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।